हमें तो लगातार 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 हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ बताया ही। हमारे पूरे मुद्दे का, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, आप इसको मार्केट में खरीदने जाओ और उसको कहो हम इसे 200 में खरीदेंगे, वो क्या बोले, इसका रेट इतना है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है वापस जाओ। मतलब क्या है, आप जब कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो क्या कह रहे हो, कितने में दोगे। माचिस की डिबिया भी खरीदने जाते हो तो उस पे जो रेट लिखा है उतना देते हो ना। साबुन भी खरीदने जाते हो तो उस पे जितना रेट लिखा है उतना देते हो ना। वो रेट क्या है, एमआरपी है। एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने में इसको बेचा जा सकता है, उससे ज्यादा में नहीं बेचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितने में बेचा जा सकता है उतने में आपको सामान मिल रहा है। लेकिन जब आप गेहूं बेचने जाते हो, धान बेचने जाते हो, तब आप खरीदने वाले को पूछते हो कि कितने में खरीदोगे। अरे क्यों भाई, जब आप खरीदने जाते हो तो पूछते हो कितने में बेचोगे, तो जब आप बेचते हो तो अगले को पूछना चाहिए कितने में बेचोगे, लेकिन आप ही पूछते हो कितने में हमारा खरीदोगे। ये कैसे उल्टा हो रहा, या तो बेचने वाला ही दाम तय कर ले या तो खरीदने वाला ही दाम तय कर ले। लेकिन हमारे लिए खरीदने वाला दाम तय करता हमारे सामान के लिए, और पूंजीपति के सामान के लिए पूंजीपति अपने सामान का दाम तय करता है। ये उल्टी गंगा 75 साल से बह रही। किसान क्या कह रहे हैं, किसान ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हमको रेट तय करने का अधिकार है। किसान ये कह रहे हैं हुजूर आप ही तय कर दो कितने में हमारा धान ले लो, कितने में हमारा, आप ही तय करके बता दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे न्यूनतम है तो समर्थन कहाँ है, न्यूनतम में कोई समर्थन होता है। अरे जब सबसे कम से कम दे ही रहे हो तो समर्थन कहाँ है। अरे न्यूनतम जितना बनता है उसके ऊपर कुछ दो तब समर्थन उसको बोलते हैं। अगर न्यूनतम ही दे रहे हो तो समर्थन कहाँ है, वो भी सरकार देने के लिए तैयार। एक बच्चा आपका है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा इसमें से कुछ लोगों का होगा जो गांव के छोटे मोटे नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा वो होगा जो जिले का कोई माना जाना स्कूल है उसमें पढ़ता हो, और एक बच्चा वो है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ता है। कितने प्रकार के स्कूल हो गए, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल, एक जिले के माने जाने कॉन्वेंट स्कूल, और एक लखनऊ दिल्ली में बने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें गार्जियन को भी पूछा जाता क्या करते हो, मजदूरी करता, नहीं नहीं तुम्हारे बेटे मजदूरी करता हूं, नहीं नहीं तुम्हारे बेटे को एंट्री नहीं है, किसानी, नहीं 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 बाप तुम्हारे बेटे को एंट्री। अब प्राइमरी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो वहां पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ मिलता है, खिचड़ी भी मिलता है, वजीफा भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, पढ़ाई छोड़कर सब मिलेगा। और मास्टर कितने, 2, क्लास कितना, 5। अब सरकार कितना चालाक है, अपनी नाकामी को ठीकरा मास्टर के ऊपर फोड़ रही है। सरकार कितना चालाक है, पढ़ा नहीं पा रही बच्चों को और नाकामी का ठीकरा मास्टर के। हमारे लोग भी, अरे इतना वेतन मास्टर पाते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं। अच्छा छोटा सा छोटा नर्सरी स्कूल होगा तो जितने क्लास है उतने मास्टर हैं कि नहीं, छोटा सा छोटा नर्सरी स्कूल होगा, जितने क्लास है उतने मास्टर हैं कि नहीं। तो जो सरकारी स्कूल है उसमें अगर 5 क्लास है, मास्टर कितने, 2, क्लास 5 मास्टर 2। पढ़ाएंगे जानवर के तरीके से दो के रखेंगे। अरे क्लास 5 है, मास्टर 2 है, कैसे पढ़ाएंगे 5 क्लास। फिर
बिल्डिंग बनवाने का काम भी मास्टर को करना। बिल्डिंग बनवाने की कोई ट्रेनिंग मास्टर के पास नहीं है, मगर बनवाना है उसको। खाना बनवाने की कोई ट्रेनिंग मास्टर के पास नहीं है, मगर बनवाना है। खिचड़ी में पानी ज्यादा हो गया तो कार्यवाही मास्टर पर निश्चित है। पढ़ाई में लड़के को अपना नाम भी लिखना ना आए तो उसके लिए कार्यवाही निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद मोबाइल मास्टर की काम सरकार का। दिन रात पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग चलती है, मुझे तो मास्टर लोग बताते रहते हैं, मैं तो सुनकर हैरान रहता। मोबाइल मास्टर की काम सरकार का। फिर इतना ही नहीं, घर घर जाकर सर्वे भी करना, अभी चल रहा, अभी छुट्टी में भी चल रहा, सर्वे भी करना है। अब फिर सर्वे कर लिया, मास्टर के घर में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल का उतना जानकार नहीं है, तो ऑनलाइन सेंटर पर जाना है। काम सरकार का, पैसा मास्टर का। तो ये सब चल रहा है। इसके अलावा जनगणना, मतगणना, वोट डलवाना, ये सब दुनिया भर के काम मास्टर के पास। मास्टर के पास पढ़ाने को छोड़कर हर काम कर सकती है। अभी कुछ मास्टरों ने हमको बताया कि पढ़ाने में भी सरकार ने लिमिट निर्धारित कर दिया। कहा इतने से ज्यादा पढ़ाओगे तो कार्रवाई कर दें। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, सरकार क्या करे, ज्यादा मत पढ़ाना नहीं तो कार्रवाई कर देंगे। इतना ही पढ़ाना जितना हम बता रहे हैं। अब प्राइमरी वाला नौकरी बचाने के लिए इतना पढ़ाएगा, कॉन्वेंट वाला ढेर सारा पढ़ाएगा, तो क्या सबका पर्चा अलग अलग आएगा? जब कंपटीशन होगा तो प्राइमरी वाले का पर्चा अलग, गांव के कॉन्वेंट वाले का पर्चा अलग, जिले के कॉन्वेंट वाले का पर्चा अलग, और डलई पब्लिक वाले का पर्चा अलग आएगा। अरे कंपटीशन का पर्चा तो सबका एक ही आएगा। तो आपको पिछाड़ने का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आपकी आंख खुले तो ठीक है, ना खुले तो भी ठीक है। वो राशन दे रहे हैं, राशन का गुणगान करते रहो। आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी उसका बेटा भी राशन। बाबा साहब ने कहा हमें शासन करती जमात बनना है, और हमारे लोगों ने कहा हमें राशन लेती जमात रहना है। बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनना है, और हमारे लोगों को वो लोग क्या बता रहे हैं, नहीं राशन लेती जमात रहना, तुमको शासन तो हम करेंगे, तुम राशन लेती जमात बने रहो। तो हमारे लोग राशन लेती जमात बने रहने में खुश हो रहे। उनको नहीं लगता कि उनका लड़का भी मास्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनको नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सोच नीचे लेवल तक पहुंचाई जा रही है कि रोटी के आगे कुछ मत सोचना, केवल रोटी तक सोचो। बाबा साहब ने उस समय कहा जब लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, कहा मरे जानवरों का मांस मत खाओ। क्यों कहा? सोच ऊपर उठाना चाहते। कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। कब कहा? जब बहुत सारे लोग पास दिवाले नहीं थे। क्यों कहा? सोच ऊपर उठाना चाहते। और आज जो लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ दे रहा है, क्या ये तो राशन दे रही है, नमक खिला रही है। बाबा साहब ने आपकी सोच को ऊपर किया, और ये लोग आपकी सोच को फिर वहीं ले जा रहे हैं, पेट तक फिर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये तय करना होगा समाज के लोगों को कि वो हमारे हितैषी है या हमारे विरोधी है, ये तय करना होगा। और ये जो राशन मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल जो आया, ये तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा ना। क्या लिखा पता नहीं? हर आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो गरिमापूर्ण जीवन कैसे है? पेट में रोटी नहीं जाएगी, गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिए? 75 साल से सरकार चलाने वालों की नालायकी है कि यहाँ के लोगों की इनकम इतना नहीं बढ़ा पाए कि वो 2 जून की रोटी खा ले, इसलिए तो राशन देना पड़ रहा है। अगर इतनी इनकम हर आदमी की हो जाती कि वो अपने पेट की रोटी की व्यवस्था खुद कर सकता है, तो राशन देने की क्या जरूरत थी? और इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लाया, वो भी कांग्रेस ने लाया, अब बीजेपी राशन दे रही। तो ये सारी जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है, और इसकी वजह से हमारे लोगों की समस्याएं हैं।
हमारे लोगों को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू, ओबीसी के लोगों का तो दिमाग ही हिंदू मुसलमान पे खराब करके रखा। ओबीसी के घर में ब्राह्मण को आने में कोई रोक टोक तो है नहीं, क्योंकि जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम हमारा बगैर ब्राह्मण के तो होता नहीं। बच्चा पैदा भी कर लेंगे तो नाम पंडित से ही पूछ कर रखना। पढ़ा लिखा कर MBBS बना दिया, शादी पंडित से पूछ कर करना है। घर बनाया, माँ बाप को भी नहीं घुसने देंगे, पहले ब्राह्मण को एंट्री देंगे, और ये करते करते ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरी विरासत बेटे को सौंप कर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो बेटा पंडित के पास जाएगा, पूछेगा पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब पंडित कह दे कि शांति मिल गई, पैसा कहां से आएगा? कहां भटक रही है? अच्छा भटक रही है तो क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? हंसुआ खुरपा खुरपी कुछ सर के पास रख के सोना, नहीं तो पिताजी की आत्मा आ जाएगी, गला रात में दबा देगी। इतना हमारे लोगों को अकल नहीं है, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए, हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमको पहनाए, खुद कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी हो जाएं, उन पिताजी की आत्मा हमारा गला दबाने क्यों आएगी? अरे उस आत्मा में इतनी ताकत होती तो हमारे दुश्मन का गला दबा देती, हमारा गला क्यों दबाती? अगर खुरपा हंसिया हथौड़ा लेकर सोने की जरूरत है तो हमारे दुश्मन को है, हमें क्या जरूरत है? इतना भी अकल नहीं। और फिर कहा इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो 11 ब्राह्मण को खिलाओ, 21 ब्राह्मण को खिलाओ, 51 ब्राह्मण को खिलाओ, 101 ब्राह्मण को खिलाओ, 501 ब्राह्मण को खिलाओ। कभी कभी इतने ब्राह्मण को खिलाओ कि उतने ब्राह्मण इलाके में मिलते ही नहीं। हमारा आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता, फिर पुरोहित को फोन करता है, पुरोहित जी इतने ही मिले हैं, इतने नहीं मिल रहे। पुरोहित कहता जजमान दक्षिणा की व्यवस्था रखो, पंडित की व्यवस्था हम कर दें। फिर हर साल पितर पक्ष में खिलाते हैं कि पिताजी को मिलेगा। खा खा के मोटा पंडित जी होते हैं और हमारे लोग लगता पिताजी मोटे। तो कोई लिमिट तो है नहीं मूर्ख बनने की, अनलिमिटेड मूर्ख हमारे लोग बन रहे। जब बनने की लिमिट नहीं है, बनने में हमारा कोई फायदा नहीं है। जो मूर्ख बना रहे उनका तो फायदा है, वो क्यों बंद करेंगे? उनको तो मिलता है, वो क्यों बंद करें? जब बनने वाले नहीं बंद कर रहे हैं तो मूर्ख बनाने वाले क्यों बंद करेंगे? तो इसलिए हमारे घरों में ब्राह्मणों का आना जाना लगातार ही रहता है। कोई काम पंडित के कथा भागवत के बगैर शुरू नहीं होता। शेड्यूल कास्ट के घर में जाने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अछूत आदमी है, तो वहां तो केवल चालाक ब्राह्मण जाते हैं, और वो वही जाते हैं जो दूर से बोलते जय भीम गौतम जी। गौतम जी गरगज हो गए फूल के जैसे, सुना जय भीम गौतम। अरे पंडित होके जय भीम कर रहे हैं। तो चारपाई वारपाई निकाले, नया वाला चद्दर ले आए, बिछाए उछाए, बीबी को कहा भाई पानी ले आओ और चाय भी बना। पंडित जी आए तो पंडित जी दिमाग ठीक करने थोड़े ही गए। अरे हमारे घर में ज्यादा आते, हमारा ज्यादा खराब किया है, तो तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारा ठीक थोड़े करेंगे, तुम्हारा भी खराब ही करेंगे। तो क्यों जाते जय भीम बोलने के लिए? गौतम जी सोचते नहीं पंडित जी बदल गए। अरे बदल नहीं गए, प्रधानी में वोट नहीं देंगे तो वो पंडित जी की जमानत जब्त हो जाएगी। गौतम जी के लोग वोट देंगे तब पंडित जी जीतेंगे। अगर गौतम जी के लोग वोट नहीं देंगे तो पंडित जी की जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए जय भीम बोलते हो। बाद में पूछो पंडित जी आप अंबेडकर को जय भीम? नहीं नहीं, हम तो अपने महाभारत वाले भीम को कहते हैं, अंबेडकर को थोड़े कहते हैं, हम तो अपने भीम को जय भीम कहते हैं। ये भी कहते हैं। तो हमारे घर में ज्यादा आते तो क्या कहते? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। हमारा आदमी अगर सुन ले कि देश पर किसी का कब्जा हो जाएगा, उसका खून ही खोल जाता है, क्योंकि देश से हमारा जुड़ाव है, क्योंकि ये देश हमारा है। हमारे पूर्वजों ने इसको विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, तो ये देश हमारा है, तो इससे हमारा लगाव है। मगर जो हमारा लगाव है, जो देश की प्रति हमारी भावनाएं हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल पंडित जी लोग कर रहे हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पंडित जी लोग, और गलत तरीके से इस्तेमाल के लिए हमको मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं।
14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा तो क्या करना होगा? सारे हिंदू को इकट्ठा होना। अच्छा चलो, अब सारे हिंदू को इकट्ठा होना है तो चमार जी के पीछे इकट्ठा होना है, फांसी जी के पीछे इकट्ठा होना है, चौहान जी के पीछे इकट्ठा होना है, निषाद जी के पीछे इकट्ठा होना है, यादव जी कह रहे नहीं नहीं, ये तो पंडित जी के पीछे ही हिंदू इकट्ठा हो। तो जो पंडित जी 3.5 थे गांव में, उनके पीछे 52% ओबीसी जुड़ गया। कितने हो गए? 55.5 हो गए। 55.5 हो गए तो बहुमत में हो गए कि नहीं हो गए? और फिर वो तय करते हैं गांव का प्रधान कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिर हमारे लोगों की कुटाई पिटाई होती है, फिर हमारे लोग चिल्लाते हैं। देखो हमारे लोग कितना ज्ञानी है, आपको बता देते हैं। इतना ज्ञानी है हमारे लोग कि जब पंडित जी लोगों ने समझाया कि एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो हमारे लोगों को समझ में आ गया और हमारे लोगों ने 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल से देश पर पंडित जी लोगों का कब्जा करवा कर रखे हुए हैं। इतना ज्ञानी है हमारे, मगर इतना ज्ञानी नहीं है कि मुसलमानों का तो 200 साल बाद संख्या बढ़ेगी, 400 साल बाद संख्या ज्यादा होगी, 500 साल बाद संख्या ज्यादा होगी, हमारी तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते? इतना ज्ञान नहीं। अरे हम तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते? नहीं, मुसलमान को रोकना है, इसलिए ब्राह्मण को देना है। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से लड़ रहे हैं। ना हमको फायदा हुआ, ना मुसलमान को फायदा हुआ। ना 5 साल की सरकार दिल्ली में मुसलमान की बनी, ना हमारी बनी। 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर पंडित जी लोग और ऊंची जाति के लोग हैं, और लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पंडित जी लोगों का कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। मीडिया में पंडित जी लोगों का कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। देश में कल कारखानों, उद्योग धंधों पर उनका कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। अरे लड़ हम रहे हैं, फायदा हमारा होना चाहिए या मुसलमान का होना चाहिए? फायदा पंडित जी का हो रहा है। अरे 2 आदमी लड़ते हैं, जो जीतता उसको फायदा होता, जो हारता उसको नुकसान होता। अरे 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा है, ना मुसलमान को फायदा हो रहा है, फायदा पंडित जी को हो रहा है। अब तो समझना पड़ेगा कि देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाई जा रही है, और जो लगा रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। 3.5% लोगों को जो ये लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई, मगर पंडित जी लोगों ने ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ने दिया। ओबीसी को ले गए अयोध्या में, और 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। जब बाबरी मस्जिद गिरी तब हम हिंदू थे, तब विनय कटियार हिंदू थे, कल्याण सिंह हिंदू थे, उमा भारती हिंदू थी, परवीर तोगड़िया हिंदू थे, रितम्बरा हिंदू थी। कब? जब मुसलमान से लड़ना था तब। और अब मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बन रहा है। अब विनय कटियार का पता नहीं, उमा भारती का पता नहीं, कल्याण सिंह जब थे तो उनको भी नहीं लिया, रितम्बरा का पता नहीं, तोगड़िया का पता नहीं। अब हिंदू नहीं, अब पंडित जी लोग ही हिंदू हैं। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा, तो 3 समय हम हिंदू होते हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो तब बड़के वाले हिंदू, चंदा देना हो हम बड़के वाले हिंदू, वोट देना हो बड़के वाले हिंदू, और अधिकार की बात करें नहीं हम हिंदू नहीं है, फिर हम जातिवादी हो जाते। जैसे कहेंगे हमारी गिनती करो, जितनी संख्या है हमको भी अधिकार दो, नहीं जातिवाद की बात मत करो। मतलब हमारे नाम पर हमारा समर्थन लेकर तुम ही अकेले खाते रहो, यही अगर हिंदू है तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ये चल रहा है, और फिर इससे भी जो थोड़ा समझ गए वो दूसरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हर बिरादरी का एक नेता उसकी बिरादरी में जाता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई है, इसे आगे ले जाना है। बिरादरी वाला कहता है अरे अपनी ही पीछे रह गई, सब आगे चली गई, तब तो बहुत जरूरी है आगे ले जाना।
तो आगे कैसे जाएगी? तो नेताजी आए हैं, नेताजी के पीछे बिरादरी को चलना। नेताजी के पीछे बिरादरी, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे, और बिरादरी नेताजी के पीछे। तो नेताजी का तो भला हो जाता है। नेताजी एमपी नहीं थे, एमपी हो गए, एमएलए नहीं थे, एमएलए हो गए, मिनिस्टर नहीं थे, मिनिस्टर हो गए। नेताजी का कल्याण हो गया और समाज की गिनती तक नहीं हो रही है, समाज को उसका हक हिस्सा नहीं मिल रहा है और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भाजपा वाले प्रचार करते हैं, अरे ये यादव ले गए, फलाने ले गए, धमाके। अरे गिनती क्यों नहीं करते? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आजादी के 75 साल में किसको कितना मिला। तुम्हारी यूपी में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, गिनती कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन उनको पता है ये तो लड़ाने की बात है, सारी मलाई तो पंडित जी लोगों ने ही लिया है। अगर जाति आधारित गिनती हो गई तो इन सब को पता चल जाएगा किसी ने बैकवर्ड ने किसी बैकवर्ड का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। तो इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी, ये एकजुट हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे, केवल हक अधिकार ही नहीं ले लेंगे बल्कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर भी इनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। तो हम लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मुझे जाना है। अब ये लड़ाई कैसे मजबूत हो? इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया तो निराश करने के लिए नहीं बताया कि आप निराश हो जाओ कि अब देश में कुछ नहीं हो रहा, चूंकि बहुत सारे लोग निराश करने के काम पर लगे हुए हैं। हम निराश करने के लिए नहीं आए, हम एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि इस देश में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाह को भी वहां की जनता ने उतार कर नीचे पटकने का काम किया है। अभी जो यहाँ लोग राज कर रहे हैं वो दुनिया के तानाशाहों के मुकाबले उनकी कोई हैसियत है नहीं। लेकिन अगर हम लोग एकजुट हो जाए, अगर दिल्ली से लेकर गली तक का संगठन बना ले, अब दिल्ली से आपके जिले तक तो आ गया, आपके तहसील तक तो आ गया, आपके ब्लॉक तक तो आ गया, अब इसके नीचे न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में, गांव में, मोहल्ले में इस कौन बनाएगा संगठन? ये आपको तय करना होगा। और आप सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं, 6 दिन अपने परिवार के लिए काम करो, 6 दिन अपनी रोजी रोटी के लिए काम करो और 1 दिन उतनी ही ईमानदारी के साथ समाज को जागृत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए काम करो। अगर समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम करोगे तो देश में जो संगठित शक्ति बनेगी, वो संगठित शक्ति के साथ जब हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जन ही ताकत है, जनता ही ताकत है, जन समर्थन ही ताकत है। वो जन समर्थन तैयार करने का काम करना होगा, संगठन बनाने का काम करना होगा। अगर वो काम आप करोगे तो उसके आधार पर जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई केवल हक अधिकार नहीं देगी, बल्कि बोनस में सत्ता और संपत्ति भी इस समाज के लोगों को मिलेगी। इसलिए इस लड़ाई को साथियों आप लोग लड़ेंगे।